राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है। आज मेरी बेटी का 8वां जन्मदिन है। सुबह से ही मैं बेटी के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। तरह तरह के उसके पसंद के पकवान बना रही थी। लेकिन मेरी बेटी टिंकू ने कहा, माँ, तुम हर साल मेरे जन्मदिन के अवसर पर अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को मिठाइयाँ और कपड़े दान करके आती हो और मुझे लेकर नहीं जाती। माँ, मैंने कभी दादा दादी को नहीं देखा है। मैंने स्टोरी और कहानियों में सुना है कि वृद्धा आश्रम में बहुत सारे दादा दादी रहते हैं। इस साल मुझे भी साथ लेकर वृद्धा आश्रम चलो ना माँ। मैं बहुत सारे दादा दादी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। उनके साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी की इतनी समझदारी भरी बात को सुनकर फूली नहीं समाई। मेरी बेटी मेरे जैसे ही दयालु और नरम हृदय वाली लड़की है। मेरे पति भी अनाथ है, इसीलिए मैं अनाथ आश्रम में जाया करती थी। मेरे भी माता पिता नहीं हैं, मैं भी एक अनाथ लड़की हूँ। हम दोनों पति पत्नी अनाथ होने की वजह से अनाथ आश्रम से रिश्ता जोड़े रखे थे। अनाथ आश्रम में हमारा बचपन गुजरा था, इसीलिए हम अपनी बेटी के हर जन्मदिन पर अनाथ आश्रम में जाया करते थे। लेकिन आज जब मेरी बेटी ने कहा कि मुझे दादा दादी का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, तो मेरे ख्यालों में आया कि क्यों ना मैं बड़े बुजुर्गों के साथ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाऊं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दूं। आज बेटी के कहने पर मुझे भी अपने माता पिता और सास ससुर की बहुत याद आने लगी। काश मेरे सर पर भी किसी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का साया होता। यह सोचकर मैंने फिर वृद्धा आश्रम के लिए ढेर सारा खाना बनाया और उन्हें पैक करके अपनी बेटी को लेकर वृद्धा आश्रम पहुंच गई। पहले वहां पर मैं सभी वृद्ध महिला पुरुषों के लिए अपने हाथ से बनाए हुए खाने का पैकेट दिया, सबको मिठाइयाँ दिया। फिर अपनी बेटी के बर्थडे का केक वृद्धा आश्रम में ही काटा। आज मेरी बेटी का यह जन्मदिन सबसे अलग था। वह बहुत खुश थी। बहुत सारे वृद्ध महिला पुरुष हमारे आसपास खड़े थे, हमारी बेटी को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरी बेटी तो उछल उछल कर डांस कर रही थी। आज ऐसा लग रहा था कि इतना खुशी वाला जन्मदिन उसने कभी नहीं मनाया था। अब तक सब लोग केक खाकर थोड़ा शांत हो गए थे। माहौल में ठंडक आ चुकी थी। तभी मुझे एक कमरे से कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने वहां पर रह रहे वृद्ध पुरुषों से पूछा, यह आवाज किस कमरे से आ रही है? कोई बीमार है क्या? तो एक औरत ने कहा कि इस कमरे की तरफ। उसने अपनी उंगली का इशारा करते हुए बताया कि वहां पर अभी नए नए एक वृद्ध पुरुष आए हुए हैं। उनकी तबीयत खराब है, वह काफी तकलीफ में रहते हैं, इसीलिए कराह रहे हैं। मैं अपने दिल को रोक नहीं पाई और अपनी बेटी को वहीं पर बिठा दिया, क्योंकि उस कमरे में से बहुत बदबू आ रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम यहीं रुको, मैं उन अंकल को देखकर और उन्हें केक खिलाकर आती हूँ। मैं एक प्लेट में केक और लाया हुआ खाने का पैकेट लेकर उनके कमरे की तरफ गई, तो मैंने देखा वह बूढ़े व्यक्ति, जिनका नाम राम सागर जी था, अपने ही बिस्तर में मल मूत्र त्याग कर चुके थे। काफी बदबू आ रही थी। मैंने मैनेजर से कहकर एक सफाई वाले को बुलवाया, उनके कपड़े चेंज करवाए, उनका बिस्तर साफ करवाया और उन्हें फिर अपनी बेटी के जन्मदिन का केक दिया और खाने का पैकेट दिया। फिर मैं उनके पास बैठकर पूछने लगी, अंकल आपको क्या हुआ है? आप इतने तकलीफ में कराहते रहते हो, क्या आप उठ बैठ नहीं सकते हो क्या? वह अंकल कहने लगे, नहीं बेटी, मेरे दोनों पैरों में काफी चोट आई है। एक बार मैं घर से बाहर जा रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे घुटने में बहुत चोट आई थी। दोनों पैर में मेरे राड पड़े हुए हैं। अब वह काफी तकलीफ दे रहे हैं। घुटने से लेकर दोनों पैर अकड़ गए हैं। मैं खुद से उठकर बाहर भीतर नहीं कर सकता हूँ। यह देखकर मुझे काफी तकलीफ हुई। मैंने अंकल से पूछा, अंकल
आपकी कोई पिछली रिपोर्ट है जिसके द्वारा मैं आपको डॉक्टर को दिखाऊं, आपके लिए दवाइयां मंगवाऊं? अंकल ने एक पुराने से संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह कोने में रखी है बेटी। उसी में मेरी सारी दवाइयों की रिपोर्ट और पुरानी दवाइयों की पर्ची भी पड़ी है। मैं उस संदूक को खोली तो उसमें से एक एल्बम में कुछ फोटो दिखाई दी, कुछ आईडी कार्ड। मैंने पूछा, अंकल यह फोटो किसकी है? वह एक पूरे भरे परिवार की थी, दो बेटे बहुए और पति पत्नी। अंकल ने आंसू लेकर कहा, बेटी यह मेरे दोनों बेटा हैं, दोनों बहुए हैं, पोता पोती हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन यह कहकर वह फफक कर रोने लगे तो मैं वहां का सामान छोड़ अंकल के पास आ गई और पूछने लगी, अंकल क्या हुआ था ऐसा जो आपके बेटा और बेटी आपको इस वृद्धा आश्रम में छोड़ गए? अंकल कहने लगे, बेटी मैं कभी मुंबई शहर में नौकरी करता था, मेरी अच्छी खासी आमदनी थी। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से दो फ्लैट खरीदा, दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर अच्छी अच्छी नौकरियां दिलाई, दोनों बेटों की शादी कर दी। शादी होने के बाद दोनों बेटों को एक एक फ्लैट दे दिया। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी कभी बड़े बेटे के पास रहते तो कभी छोटे बेटे के पास। समय के साथ साथ मेरी पत्नी कमजोर और बूढ़ी होती गई। एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब रह गया था मैं अकेला। और जब हम दोनों पति पत्नी की किसी बेटे के घर में रहने का मामला होता तो हम दोनों उस घर का पूरा काम करते थे। अब मैं काफी कमजोर हो चुका था, मुझसे सारा काम नहीं किया जा सकता था। जब तक मेरी पत्नी थी तो वह भी मेरे साथ कामों में मदद करती थी। मैं बाहर सब्जी लेने जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेने जाना, यह बहुत सारे काम किया करता था। मेरी पत्नी बेटे के घर में रहकर साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन और किचन के कामों में भी मदद करती थी। एक बार मैं अपने छोटे बेटे के घर में रहने गया था। छोटे बेटे ने एक कुत्ते को पाल रखा था। मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आया तो मेरी बहू ने कहा, बाबूजी ले जाओ कुत्ते को बाहर टहला दो। मैंने कुत्ते को नहलाया धुलाया और फिर उसे बाहर टहलाने लेकर चल दिया। जब उस कुत्ते ने एक बाहरी कुत्ते को देखा तो उसको भौंकते हुए, मुझे घसीटते हुए लटपट कर दिया और मैं गुड़ी मुड़ी हो गया। मेरे दोनों पैरों को उस कुत्ते की वजह से बहुत चोट आई। मैं वहां से उठ नहीं पाई। कुत्ता जाकर उस गली के कुत्ते से झगड़ा किया। कुत्ते को कई जगह चोट भी आई थी। उस गली का कुत्ता ने मेरी बहू के कुत्ते को काट लिया। जब मैं किसी तरह से लंगड़ाता हुआ घर गया, कुत्ते की ऐसी हालात देखकर बहू बरस पड़ी। वह मुझे बहुत चिल्लाई। पहले तो वह कुत्ते के डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया और मैं खून से लथपथ कराहता हुआ वहीं पड़ा रहा। फिर जब उसे ख्याल आया कि यह बुढ़ा भी इस हालात में हो गया है तो शाम को बेटे से कहा कि ले जा, इसे भी हॉस्पिटल में दिखा दे। शायद कुत्ते ने काट लिया होगा, क्या जाने कैसे खून बह रहा है। घर में रहकर सड़ेगा, बीमारियां फैलाएगा। जब बेटा हॉस्पिटल ले गया, मेरे दोनों घुटने सीधे नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने एक्सरे निकाला तो बोला, एक को पैर में घुटने के नीचे से हड्डी टूटी है और एक पैर में घुटने के ऊपर से। मुझे कुत्ते काटने का भी इंजेक्शन दिया गया। मेरे दोनों पैर का ऑपरेशन हुआ, रात डाल दिया गया। अब मैं बिल्कुल बहुत कमजोर और लाचार हो चुका। कुछ दिन तक तो बेटा दवा करवाता रहा, लेकिन बहू बेटे का कान भरती रही। फिर उसने दवाइयां करवा कर बड़े बेटे के पास लाकर छोड़ दिया तो बड़ा बेटा और बहू हर पल यही कहते कि कुत्ते पालने का शौक तो छोटे बेटे और बहू का था, उनके घर में रहकर यह इस हालात में हो गए हैं। तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इनकी दवा करवाऊं या इन्हें बैठे बैठे खिलाऊं, इनकी सेवा करूं। तुम लोगों की वजह से बाबूजी बिस्तर पर पड़े हैं तो इन्हें ले जाओ। बड़ा बेटा भी मुझे लाकर छोटे बेटे के घर पर छोड़ दिया। दोनों के बीच में
अब यही झगड़ा होता रहता था। दोनों मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते रहते थे। बड़ी बहू अब मना कर दी थी कि मेरे घर पर मत आना। छोटी बहू भी अपने पति का बार बार कान भरती। बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तुम्हारे पिता की सेवा करूं या अपने बच्चों का एग्जाम देखूं? उन्हें पढ़ाई लिखाई में बैठकर उनकी मदद करूं, उनका ध्यान रखूं। काफी चिल्ला चिल्ला कर वह हर वक्त अपने पति से मेरी शिकायत करती रहती। वहीं छोटा बेटा भी मेरे साथ चिड़चिड़ कर बातें करता। क्या जरूरत थी कुत्ते को पकड़ रखने की? जब वह कुत्ता खींच कर छुड़ा रहा था तो छोड़ देते। क्यों उसे पकड़ कर रखा था? ना जाने कब इस बोझ से पीछा छूटेगा। एक तो मर गई, दूसरा बोझ हमारे सिर पर छोड़कर चली गई। यह परेशानी अब दोनों बेटों के पास हो चुकी थी। एक दिन बहू ने कहा कि हम इन्हें बैठे बैठे नहीं खिला सकते, ले जाओ वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। यह बात दोनों बेटों को बहुत अच्छी लगी। दोनों ने निर्णय कर लिया और फिर एक दिन मुझे वृद्धा आश्रम में लाकर छोड़ गए। उसके बाद से वह दोनों आज तक मुझे देखने नहीं आए। यहाँ वृद्धा आश्रम में भी शुरू शुरू में मुझे कुछ दवाइयां लाकर दी गई, लेकिन मेरा दर्द इन दवाइयों से कम नहीं हुआ। मेरी तकलीफ बढ़ती गई। यह सब सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका रिपोर्ट लेकर जा रही हूँ। किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी और आपका जल्दी से इलाज करवाऊंगी। मैं रिपोर्ट लेकर गई और फिर हड्डी वाले डॉक्टर से मिली। डॉक्टर को एक दिन मैं वृद्धा आश्रम लेके गई और फिर वहां पर अंकल की देख रेख करवाई। डॉक्टर ने कहा इन्हें हमारे क्लिनिक में लाना होगा, हम इनका एक्सरे निकलवाएंगे। डॉक्टर की मदद से मैंने अंकल को क्लिनिक में ले गई, एक्सरे निकलवाई, उनकी सारी दवाइयां दिलवाई। अब उनकी दवा चालू हो चुकी थी, पूरा महीना कंप्लीट हो रहा था। अंकल धीरे धीरे अब दर्द से राहत पा रहे थे। वह थोड़ा उठ बैठ भी सकते थे, यहाँ तक कि वह छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे दीवार के सहारे या छड़ी के सहारे चल फिर लेते थे। अब वह मल मूत्र त्याग बिस्तर पे नहीं करते थे, वह बाथरूम तक चले जाया करते थे। ऐसे ही मैं अंकल की हमेशा सेवा करने लगी थी। हर महीने 15 दिन में मैं उनसे मिलने भी जाया करती थी। संपर्क के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। यह बात जब मैंने अपने पति को बताया तो मेरे पति भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, राधिका तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, अंकल की देख रेख के लिए नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन तुम अंकल से फोन पर बात करती रहना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना। चलो हमारे और तुम्हारे माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति की सेवा करके हम उनसे ही उनके आशीर्वाद से माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। हम जब तक अंकल ठीक नहीं हो गए उनसे बात करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। अंकल ठीक हो गए तो भी हम उनसे मिलने जाया करते थे, उनकी जरूरत की चीजें ले जाते। अब अंकल मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। मैं एक दिन उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने बात किया, फिर मुझसे कहा, बेटी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, बस मैं तुमसे एक और उम्मीद कर सकती हूँ। मेरी मरने के बाद मेरे शरीर को मेरे बेटे और बहुओं को मत सौंपना। मेरा अंतिम दाह संस्कार तुम अपने हाथों से करवाना। मेरे बेटे और बहू को इस बात की खबर भी मत देना। मैंने अंकल से कह दिया, अंकल आपकी यह अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। फिर यूं ही हमारा और अंकल का वार्तालाप और एक दूसरे से संपर्क जारी रहा। एक दिन मुझे वृद्धा आश्रम से फोन आया, राधिका अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, मैं जमीन पर धड़ाम से गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। शायद इतने दिनों में मेरे और अंकल के बीच में एक पिता और पुत्री का बहुत गहरा रिश्ता बन चुका था। हमारा और उनका खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन दोनों के जज्बात और दुखों का रिश्ता जुड़ चुका था। इसीलिए मुझे अंकल की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख लगा। फिर एक पल के लिए मैंने आंसू पोंछा
और मन में सोचा, चलो अंकल को भी इस जिंदगी से छुटकारा मिला। कितना तड़प तड़प के जी रहे थे। एक तो शरीर का तकलीफ, दूसरा अपनों ने जो ठुकराया उसका गम। भले ही मैं बेटी बनकर उनके घाव को भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दर्द तो उनके दिल में हमेशा था। मैं यही सोचकर अपने पति को फोन करके बुलाई और उन्हें ले जाकर अंकल की अंतिम क्रियाकर्म की तैयारी करवाई। और मैंने फिर 13वीं ब्राह्मण भोजन जैसे सारी विधियों का पालन किया। 1 महीना गुजर चुका था। मैं फिर उसी वृद्धा आश्रम में वहां पर रह रहे लोगों के लिए कुछ सामान लेकर गई थी। तभी मैंने देखा कि मैनेजर साहब से 2 आधी उम्र के पुरुष झगड़ रहे थे। वह कह रहे थे कि आखिर मेरे पिता का अंतिम दाह संस्कार करवाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे खबर क्यों नहीं किया? अब मैं समाज के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? समाज के लोगों के सामने मैं कैसे उठना बैठना कर पाऊंगा? तभी मैं मैनेजर साहब के पास पहुंच गई। मैनेजर साहब ने मुझे देखते ही कहा, ये ये औरत ने आपके पिता का अंतिम दाह संस्कार करवाया है। आपके पिताजी ने इन्हें वचन दिया था कि मेरे दोनों बेटों को मत बताना। तो मैंने उन दोनों को देखकर घृणा की नजर से ऊपर से नीचे तक देखा। यही दोनों शैतान बेटे हैं जो अंकल को मरने के लिए वृद्धा आश्रम में छोड़ गए थे। उन दोनों ने मुझे देखकर नमस्कार बहन जी ऐसा कहा और फिर कहने लगे, बहन जी, मेरे पिताजी क्या कहकर गए थे और आपने क्या किया, वह आपका कर्तव्य था। लेकिन अब मैं समाज के लिए अपने पिता का तेरवी करना चाहता हूँ। बड़े धूमधाम से करूंगा, दिल खोलकर खर्च करूंगा। ये रहा मेरा कार्ड। आप जरूर हमारे पिता के तेरवी पर आइए। आपको आया हुआ देख मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने कार्ड हाथ में लेकर उनको सर से पैर तक घूरा। खर्च करेंगे, दिल खोलकर खर्च करेंगे। और फिर मुझे मेरी माँ की बघेली में कही हुई एक पुरानी कहावत याद आ गई, जियत न पर से मार, मरे में पर से खार। यह याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब यह कि जीते जी इंसान चावल से निकला हुआ मार भी नहीं पाया, मरने के बाद उसे खार यानी कि बहुत कीमती चीज उसके नाम पर लुटा रहे हैं। मैंने उन दोनों के कार्ड को फाड़ कर वहीं फेंक दिया और फिर घृणित भरी नजरों से उनकी तरफ देखकर मुंह मोड़ लिया और मैं वहां से अपने घर वापस चली आई। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या मैं उन लोगों के घर ना जाकर अच्छा की या बुरा? क्या मुझे अंकल के उन दोनों बेटों के उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, मेरा दिल तो नहीं कहा कि मैं उन पापी बेटों के पिता के किए हुए तेरवी पर शामिल हूँ। आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे।